बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सरनम लर्निंग हब में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ भू संतुलन की स्थिति को समझाने के लिए आज मौजूद हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में ये आपकी एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आप समझेंगे कि भूगोल किस प्रकार से, भूगोल में जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस प्रकार से संतुलित है। मतलब एक एक और देखेंगे आप, पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पठार हैं, तो कहीं मैदान है और समुद्र में बहुत गहराई तक गर्त वगैरह है। तो ये आपस में किस प्रकार से संतुलन की अवस्था बनाए रखते हैं, कुछ थ्योरियों के माध्यम से समझेंगे। ये कंप्लीट ज्योग्राफी बैच जिसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगी। जो भी ज्योग्राफी में है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ज्योग्राफी में आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट ज्योग्राफी यहाँ पर मिल जाएगी। वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए और हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य भी जो हमारे कोर्सेस हैं वगैरह आप उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे आइसोस्टेसी पद्धति संकल्पना को। कुछ थ्योरियां हैं इनमें, उनको आइसोस्टेसी मतलब भू संतुलन। यहाँ पर क्या बात चल रही है? भू के संतुलन की। मतलब हम पृथ्वी पृथ्वी जो है वो हमारी किस प्रकार से संतुलित है। असंतुलन की स्थिति होगी तो क्या चीजें होंगी? असंतुलन की स्थिति होगी तो पृथ्वी हमारे जो परिक्रमा कर रही है वो नहीं कर पाती। ठीक है, कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब असंतुलन की स्थिति आ जाती है। आप ऐसे देखिए, जब कोई एक बॉल हो, उदाहरण के लिए एक छोटी सी बॉल हो, ठीक है, अब ये सही है अपनी गोल अवस्था में। अगर इसमें कुछ तुम असंतुलन करो, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ लगा दो ऐसा, तो अब इसको तुम इधर की ओर फेंकोगे, कहीं भी फेंको तो ये इस तरफ भागेगी। ठीक है, इसकी गति में कहीं ना कहीं जैसे पहली चलती थी वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो वही स्थिति यहाँ पर भी होती है, पृथ्वी के साथ भी होती है, वो भी परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो इस थ्योरी में सबसे पहले मत आइसोस्टेसी क्या है? आइसोस्टेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है समस्थिति। क्या होता है? समस्थिति। आइसोस्टेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है समस्थिति की। इसका अर्थ है पर्टिकुलर आइसोस्टेसी का। अब अमेरिकी एक विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, डाल्टन महोदय, डटन या डाल्टन महोदय। इन्होंने 1889 में आइसोस्टेसी पर काम किया। इनके मत थे कि पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच हैं एक रेखा पर वो संतुलित रहते हैं। कैसे संतुलित रहते हैं? अगर पर्वत है तो उसका घनत्व तो ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये मान लो एक प्रकार से पर्वत है, ठीक है, तो इसका जो भी घनत्व होगा वो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा कि एक तल है, ये इन्होंने बताया, और यहाँ पर अगर प्लेटू है, पठार है, तो उसका घनत्व जितना इसका है उतना ही इसका होगा। और इस प्रकार से ऐसे मैदान बताए उन्होंने। मतलब एक तल है, उसके सहारे जितनी भी उच्चावच है पृथ्वी पर, उनका आयतन या घनत्व वो यहाँ पर सेम रहता है। यहाँ पर आके इससे नीचे अगर हम जाएंगे, इससे नीचे ये तल से, इस तल से अगर हम नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? इस तल से नीचे हमको मिलेगा कि यहाँ पर घनत्व समान है। चाहे वो आप प्लेटू के नीचे देखें, चाहे माउंटेन के नीचे देखें, चाहे वो प्लेन के नीचे देखें, यहाँ पर समान आपको मिलेगा घनत्व, यहाँ पर अंतर मिलेगा। तो इन्होंने बताया कि ये जितने भी ऊपर के उच्चावच हैं यहाँ पर इनका संतुलन हो रहा है। ठीक है, ये बात शुरुआती चीजें थी तो इन्होंने ज्यादा अपने पक्ष नहीं रख पाए, इसके उदाहरण नहीं रख पाए। ठीक है, लेकिन इनकी शुरुआती इनका ढांचा प्रस्तुत किया इन्होंने कि हाँ इससे संतुलन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद और दो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने अपनी अलग संकल्पनाएं दी। ठीक है, उनको अब हम देखेंगे। तो डाल्टन महोदय बस इसलिए हम याद रखते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया, तो यहाँ पर हम इनको बस ये इसके लिए याद रखेंगे कि सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने किया है, सर्वप्रथम प्रयास। ठीक है, इसलिए हम इनको याद रखेंगे।
ये थ्योरी इनकी नहीं है, ये जॉर्ज एरी परिकल्पना। अब आओ जॉर्ज महोदय की, एरी महोदय की परिकल्पना पर। एरी महोदय ने अलग प्रस्तुत की है अपनी परिकल्पना, डटन डटन महोदय से हटके क्या की है, देखते हैं जरा इनको। एरी महोदय का मानना है कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं है, हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं है, यह अधिक पदार्थ का भाग नीचे से कम पदार्थ भार द्वारा संतुलित है। इनके अनुसार पृथ्वी क्रस्ट जो कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, इसी प्रकार हिमालय भारी मैग्मा में काफी गहराई तक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जितना ऊपर दिख रहा है हिमालय, उससे कई गुना नीचे ये मैग्मा में तैर रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं, इनकी पूरी संकल्पना पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। एरी का मानना है कि जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका एक भाग दिखता है ऊपर, 9 भाग जल में डूबा रहता है। एक भाग दिखता है ऊपर और 9 भाग क्या कह रहे हैं, जल में डूबा रहेगा। मतलब कोई टुकड़ा है, जैसे ये देखो, ये अगर ये ऊपर दिख रहा है इस प्रकार से, तो इसका ये एक भाग दिख रहा है, इसके नीचे इसका 9 भाग अंदर है। ठीक है, मतलब अगर 10 में से हम बात करें तो एक भाग केवल ऊपर है और बाकी 9 भाग नीचे दिख रहा है, नीचे है। बर्फ का टुकड़ा ऐसे ही होता है, बर्फ का टुकड़ा आप पानी में डालना तो उसका एक भाग ऊपर रहेगा, बाकी का 9 भाग नीचे रहेगा। ठीक है, उस सरफेस से, जल के सरफेस से, जल में अगर आप उसको तैराएंगे तो उसी प्रकार इन्होंने बर्फ का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार से पानी में बर्फ का टुकड़ा का एक भाग ऊपर रहता, 9 भाग नीचे, ठीक उसी प्रकार से अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो उसका एक 9 गुना उसके नीचे मौजूद है। मतलब हिमालय की लगभग ऊंचाई कितनी है, अगर हम हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो लगभग 8,000 कुछ है। ठीक है, तो उसका 9 गुना नीचे, उसका 9 गुना, समझ रहे हैं कितना बड़ा पर्वत नीचे मौजूद है, उसका 9 गुना। जब ऊपर ही इतना है तो नीचे कितना होगा, तो ये इन्होंने बताया जॉर्ज एरी ने। एरी महोदय ने संतुलन के लिए पारे में लोहे के विभिन्न लंबाई के टुकड़े डाले। पारा, समझ रहे हो, पारा एक पदार्थ है, अपने आकार अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक वो डूबे। इस बात की पुष्टि लकड़ी के द्वारा भी की जा सकती। उनका मानना है कि महाद्वीप एक ही प्रकार के घनत्व के बने हैं परंतु गहराई में अंतर है। उनका ये मानना है कि घनत्व सभी का एक ही प्रकार का है लेकिन गहराई में अंतर है। ठीक है, कैसे, देखो ये परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की कि जो भी ये टुकड़े हैं, इन्होंने पारे में कई प्रकार के टुकड़े डाले हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के टुकड़े डाले, लेकिन देखियो कोई टुकड़ा जो इनसे बड़ा टुकड़ा है उसका 9 भाग नीचे है। असमान भिन्न भिन्न लंबाई के डाले हैं तो वो भिन्न भिन्न डूबे हुए हैं। ठीक है, इससे ही पता चलता है जितना बड़ा टुकड़ा है वो ज़्यादा गहराई तक है, जितना छोटा है वो कम गहराई तक है, लेकिन ये डेंसिटी इनकी क्या है, लगभग समान है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो पर्वत है वो थोड़े असंगठित पदार्थों से होता है, इसलिए वो घनत्व तो उसका उतना ही होता है, लेकिन उसकी जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है नीचे तक। इस प्रकार से जो ये जो मैग्मा आता है ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए ये नीचे तक रहता है। ठीक है, इसका विस्तार देखो, ऊपर भी है और नीचे भी है यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये बताया है इन्होंने कि जो जितना ऊपर है उसका 9 गुना नीचे रहता है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि पर्वत जितना ऊपर है उसके नीचे उतना ही उसकी जड़ रहती है, रूट। ठीक है, उसकी रूट गहराई में रहती है। तो पहले एरी महोदय की जो ये परिकल्पना है ये काफ़ी हद तक सटीक भी बैठती है। ठीक है, काफ़ी हद तक सटीक बैठती है कि ज़्यादातर ऐसी अनुमान लगाए गए हैं कि पर्वत नीचे गहराई तक होते हैं। अब ये संतुलित कैसे होते हैं इनकी, अब मेन मुद्दा तो ये आया कि संतुलन की अवस्था कैसे आ रही है।
अब संतुलन की अवस्था कैसे आ रही, देखो जब एक पदार्थ है, मान लो ये जितना भी है नीचे तक गया है, ठीक है, दूसरा उसका कम है तो कम गहराई तक गया है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी और कम गहराई का है तो और कम गहराई तक जाएगा। ये क्रिया से इन्होंने क्या बताया कि इनके जो यहाँ पर कोई क्षतिपूर्ति तल वगैरह नहीं है, अगर जितना जो ऊंचा है वो उतना ही नीचा भी है, और इसका घनत्व तो जितना इसका घनत्व है उस उतना ही घनत्व इसका है, क्योंकि ये थोड़ा संगठित है। इसके जो पदार्थ कैसे हैं, संगठित हैं, इसके पदार्थ संगठित हैं, इसके और ज्यादा संगठित हैं, थोड़े और दबे हुए हैं, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसके उतने ही असंगठित है, उतने संगठित नहीं है, जिससे वो एरिया ज्यादा कवर कर रहे हैं, लेकिन उनका भार उतना ही है, तो इसलिए ये संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एरी महोदय के बाद एक और महोदय आए हैं, प्रॉट महोदय। ठीक है, ये इस प्रकार से आप चित्र बना देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होता है, माउंटेन अंदर तक रहते हैं, हिमालय के वही आप देखेंगे तो वही स्थिति रहती, और यही स्थिति मान ज्यादा है, यही मानी जाती है। ठीक है, प्रौढ़ महोदय क्या कहते हैं, प्रौढ़ महोदय एक नए प्रौढ़ आ जाए, उन्होंने अलग अपनी संकल्पना दी। इनकी जो संकल्पना है वो अपने डार्ट डटन महोदय से मिलती जुलती है। क्या कहते हैं, प्रौढ़ महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि कल्याण तथा कल्याणपुर की मापों का अंतर अधिक होना चाहिए तथा पर्वतों में हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदान के अध्ययन में से निष्कर्ष निकाला कि समीपवर्ती मैदान की पर्वत काफी हल्के पदार्थों तथा कम घनत्व वाले पदार्थों के बने हैं। देखो ये कल्याणपुर और कल्याण क्या है, ये शहर हैं उस समय के, ठीक है, पुरातन काल के भारत के ही दो शहर हैं हिमालय के आसपास के। तो उन्होंने माप किया कि हिमालय की चट्टानी तथा समीपवर्ती मैदान के अध्ययन से उन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष कि उन्होंने निकाला कि मैदान जो है समीपवर्ती मैदान है, पर्वत काफी हल्के पदार्थ के हैं तथा कम घनत्व वाले हैं, उनका घनत्व कम है, घनत्व मतलब डेंसिटी दूर दूर है, लेकिन उनका जो पदार्थ है वो हल्के पदार्थों के, इसीलिए घनत्व कम है। और जो मैदान है, ठीक है, जो ऊंचाई के कम पठार है, उनका घनत्व थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वो थोड़े भारी पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात है। मतलब ऊंचाई जैसे ही बढ़ती जाएगी तो वो घनत्व क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, वो हल्के पदार्थों के बने हैं। इन्होंने ये बताया कि जितना ऊपर उठेगा वो उतने ही हल्के पदार्थों का बना है, जिससे उसकी डेंसिटी कम है, और भारी है तो उसमें थोड़े भारी पदार्थ हैं, तो इसलिए वो कम ऊंचाई पर भी उसकी डेंसिटी उतनी है जितनी ऊंचाई वाले की है, इसलिए ये क्या है, संतुलन अवस्था में। इनके अनुसार छतपूर्ति तल होता है, एक छतपूर्ति तल है इस प्रकार के, जहां पर दोनों का क्या है, बराबर रहेगा सिस्टम, दोनों के, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा वाला हो, दोनों का जो डेंसिटी है वो यहाँ पर सेम रहेगी आके। छतपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व का अंतर होता है, जबकि नीचे समान घनत्व होता है। मतलब यहाँ से ऊपर तो घनत्व में अंतर रहेगा, लेकिन नीचे घनत्व में अंतर नहीं रहेगा, समान घनत्व वाले रहेंगे। तो प्राट का मानना है कि छतपूर्ति तल के सहारे दो स्तंभ ए और बी, मान लो एक ये है ए, ये है बी, ए और बी ऊंचाई में असमान है, लेकिन छतपूर्ति तल पर बराबर भार डाल रहे हैं, भार जो है उनका सेम है, कोई अंतर भार में नहीं है, डेंसिटी में अंतर है, ठीक है, इसका कम डेंसिटी है, इसकी ज़्यादा डेंसिटी, इसीलिए भार में कोई अंतर नहीं है, भार उनका दोनों में सेम रहेगा, इसकी डेंसिटी कम लेकिन भार जितना इसका उतना ही रहेगा। ठीक है, जिनकी ऊंचाई असमान है लेकिन छतपूर्ति तल पर बराबर भार डालता है, इसीलिए ए का घनत्व कम तथा बी का अधिक होना चाहिए। बी है इसका अधिक घनत्व रहेगा, ए का कम रहेगा, तभी तो भार बराबर होगा ना। अगर ऊंचाई के साथ घनत्व भी बढ़ा तो फिर वो भार असमान हो जाएगा और संतुलन की स्थिति आ जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए बी का भार बी का अधिक होना चाहिए, तभी ये संतुलन की रेखा पर बराबर हो सकेंगे। तो इस प्रकार पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान सभी का घनत्व अलग अलग होगा। सबसे अधिक घनत्व मैदान का रहेगा, फिर किसका रहेगा, फिर पठार का रहेगा, फिर रहेगा पर्वतों का। तो अगर घनत्वों की बात करें, सबसे अधिक घनत्व मैदानों का, फिर पठार का, फिर पर्वतों का। तो ब्रॉट महोदय ने यही ये स्पष्ट कर दिया कि अगर हम जो भी पदार्थ हैं वो कम घनत्व वाले हैं, ऊंचाई पर हैं, इसीलिए उनका भार उतना ही है जितना कि पठार का है। और इसमें देखो, सबसे ज्यादा मैदान, वहां पर भार ज्यादा, ऊंचाई नहीं है लेकिन बाहरी पदार्थों से बने हुए हैं, तो इसलिए वो भार उतना ही डालेंगे इस छत भूतल पर। तो इस प्रकार से प्राट महोदय ने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, ये इन्होंने कई प्रकार के टुकड़े डाले हैं, लेकिन वो छतपूर पर समान भार डालते हैं। ये देखिए, ये छतपूर तल है, यहां से नीचे डेंसिटी समान रहेगी और यहां से ऊपर असमान क्या रहेगी, डेंसिटी डेंसिटी असमान रहेगी, यहाँ पे समान रहेगी। और भार भार इन सभी का, भार यहाँ पर छतपूर तल पर, इस तल पर सभी का भार समान रहेगा, भार समान रहेगा, तभी ये संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बता दिया। देखो, इसमें टुकड़े भी बताए हैं, ये कुछ ऐसे टुकड़ों से बना है क्योंकि ये इनका मत था कि जब दो पर्वत का निर्माण होता है तो वो टूटन फूटन से वो ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन उतने संगठित पदार्थ नहीं हो पाते हैं। उस संगठन ना होने से उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और इनकी संगठन अच्छा होता है, तो इसलिए इनका भार उतना ही होता है, लेकिन ये कम ऊंचे होते हैं। तो ये प्राट महोदय की संकल्पना थी। अब एक और महोदय आते हैं, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स महोदय क्या कहते हैं, पर्वतीय भागों के नीचे सियाल की जड़ होती है जो 40 किलोमीटर या इससे अधिक गहराई तक रहती है। पर्वतों के नीचे बता रहे हैं कि ये एक जड़ होती है। ये किसके हैं, एयरी महोदय के कुछ कुछ समर्थक हैं। सागर तल के निकट मैदान के नीचे सियाल की गहराई 10 या 12 किलोमीटर होती है तथा सामुद्रिक तली के नीचे या तो सियाल होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो वह अत्यंत पतला होगा। तो होम्स ने बताया कि ऊंचे उठे भाग इसलिए स्थित हैं कि उनके नीचे गहराई तक कम घनत्व वाला हल्का पदार्थ पाया जाता है और निचले भागों के नीचे अधिक घनत्व वाले पदार्थ होते हैं। मतलब इन्होंने बताया पर्वत है जिसकी रूट वही संकल्पना है जैसे एरी महोदय की, बस थोड़ा इन्होंने अपने विचार बदल दिए, सेम वही है। तो इसको ज़्यादा तैयार ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम परिकल्पना है इनकी वही, कि अगर पर्वतों के नीचे एक जड़ है, जड़ गहराई तक गई है तो वहां पर अधिक सियाल चला गया। ठीक है, और कह रहे हैं सागर तल के निकट मैदान के नीचे सियाल की गहराई 10 या 12 किलोमीटर की है और समुद्र तल के नीचे है ही नहीं, है तो बहुत पतली है। तो ऊंचे उठे हुए भाग इसलिए स्थित हैं कि उनके नीचे गहराई तक कम घनत्व वाला हल्का पदार्थ भरा हुआ है। तो वहां नीचे तक हल्के पदार्थ भरे हुए हैं, जिसलिए उसकी ऊंचाई और गहराई बढ़ गई, लेकिन डेंसिटी कम हो गई और भार उतना ही है, तो इसलिए ये सारे संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अब संतुलन की अवस्था तो समझ में आ गई कि हाँ ऐसी चीजें संतुलन हो रही हैं। ठीक है, दो हैं, दो संकल्पनाएं प्रमुख याद रखो, एक एरी महोदय की और दूसरे प्राट महोदय, दो प्रमुख पूछी जाती हैं। ठीक है, दोनों। इसमें क्या है, एरी ने बताया कि इन्होंने बीकर लिया, उसमें कई जल है ये, ठीक है, मान लो एक जल में इन्होंने क्या डाले, जल में या पारे में असमान लोहे के टुकड़े डाले, असमान घनत्व वाले छोटे बड़े टुकड़े। तो जो बड़ा वाला था वो अधिक गहराई तक गया, इस प्रकार से इन्होंने बताया। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं एक डायग्राम टाइप का। ठीक है, इस प्रकार से
सेम यही आर्थर ओम्स की है, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पढ़ते। और दूसरा है, इन्होंने दो स्तंभ बताए, एक लंबा ऊंचाई में ए स्तंभ, दूसरा कम ऊंचाई का बी स्तंभ। ठीक है, ये छतपूर्त तल है, छतपूर्ति तल। तो ये इन्होंने बताया कि इसमें डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जिससे भार उतना ही इस छतपूर्त पर दोनों डालेंगे, लेकिन ऊंचाई में अंतर आ रहा है। ऊंचाई बढ़ती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन भार सेम रहेगा। और इनका क्या मानना है, इनका ही मानना यही, इनका भी थोड़ा अंतर है, बस इन्होंने छतपूर्त तल के सारे बता दिया कि भार बराबर डालेंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि ये सब तैर रहे हैं। इन्होंने छतपूर्त तल बना दिया, लेकिन इन्होंने बताया कि ये तैर रहे हैं। अब इनकी परिकल्पना गलत यहाँ पे हो जाती है। अगर नीचे कोई अवरोध है तो ये प्लेटें संचलन नहीं करेंगी, कोई तल मान नहीं होता है। लेकिन एरी महोदय के यहाँ की ये तैर रहे हैं, तो ये सही है कि हाँ, क्योंकि प्लेटें हैं वो तैर रही हैं मैग्मा पर ऊपर, तो वो चीज सही हो जाती है, इसलिए इसको मान कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये कम डेंसिटी वाले पदार्थों के बने हुए हैं, हल्के पदार्थ हैं, इसलिए ये गहराई तक चले गए, ऊंचाई बढ़ गई, और इनकी डेंसिटी ज्यादा है और भारी पदार्थों के बने हुए हैं, तो इसलिए ये अधिक ऊंचाई तक ना जा सके, लेकिन उनका भार उतना ही है, तो इसलिए संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। दोनों परिकल्पनाएं में से ये वाली महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। अब आ जाओ अंतिम चीज पर कि ये चीज प्रक्रिया चलती कैसे है, ये संतुलन की व्यवस्था कैसे व्यवस्थित है आपस में। क्योंकि अब देखिए आप कि जब पर्वत बनता है तो उसका अपरदन से मिट्टियां बह बहू के सागर में चली जाती है, तो फिर ये पुनः कैसे उत्थान, ये क्रिया किस प्रकार से चलती है उसको समझते हैं। ठीक है, भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्रायः धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। किसके कारण? भू शक्तियों के कारण। भूगर्भिक में आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं, ऊपर बाह्य क्रियाएं भी होती रहती हैं, जैसे भौतिक क्रियाओं में अपक्षय अपर्दन की क्रिया, अनाच्छादन की क्रिया होती है, जो उसमें अपक्षय होता, अपर्दन होता, जिससे नदियों द्वारा फिर क्या होती, मिट्टी बहा के समुद्र में ले जाई जाती। ये क्रियाओं से क्या होते हैं, असंतुलन की स्थिति आएगी ना, तो वही प्रक्रिया किस प्रकार से पुनः संतुलन की स्थिति में आती है उसको हम समझेंगे। इन परिवर्तनों के कारण संतुलन की आदर्श स्थिति में अव्यवस्था आ जाती है। ठीक है, धरातल पर जो परिवर्तन होते हैं, मानव द्वारा भी परिवर्तन हो सकता है। जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तो उस पर शीघ्र ही अपर्दन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। पर्वत निर्माण हुआ, वर्षा के कारण क्या हो गया, अपर्दन होने लगता है। इस प्रकार अपर्दन के कारण पर्वत की ऊंचाई क्या होने लगती है, घटने लगती है। इसके विपरीत क्षैत पदार्थ जो सागर में जमा होने लगता है, जिस कारण वहां पर भार बढ़ने लगता है। मतलब एक जगह अब भार कम होने लगा, एक जगह भार बढ़ने लगा, तो अब असंतुलन की स्थिति बनेगी। तो ये संतुलित कैसे होती है? तो इस प्रकार क्या होता, पर्वतीय भाग हल्का होने लगता है तथा सागर तली भारी हो जाती है। फलस्वरूप दोनों में संतुलन की स्थिति अव्यवस्थित हो जाती है। अब संतुलन की स्थिति अव्यवस्थित हो गई, परंतु क्या होता है, संतुलन का होना आवश्यक है, नहीं तो पृथ्वी फिर गड़बड़ा जाएगी। तो संतुलन कैसे होता है? उपर्युक्त क्रियाओं के कारण पर्वतीय भाग के क्षयित होने से उसका दबाव कम हो जाता है। मतलब वहां पर दबाव कम हो गया क्योंकि ऊपर से पदार्थ हट रहा है। फलस्वरूप उसमें उठाव या उभार होने लगता है। मतलब जैसे ही उस पर भार कम होगा तो उसमें उभार होता है। इसके विपरीत सागर तली नीचे धसकने लगती है। सागर तली पर जब भार बढ़ने लगेगा तो वो नीचे जाएगी। तो इस प्रकार दो जगहों पर दाब के अधर अंतर में के कारण सबट्रैक्टम में भारी पदार्थों का हल्के पदार्थों की तरफ मंद बहाव होता है। सबट्रैक्टम मतलब अधा स्तर, मतलब नीचे की ओर, अधा में जो जहां पर मैग्मा भरा हुआ है, तो वहां पर क्या होता है, भारी पदार्थों का हल्के पदार्थों की ओर तरफ मंद बहाव प्रारंभ हो जाता है, जिससे वो पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। कैसे? देखो, इस सिचुएशन को समझो ऐसे। देखो,
ये यहाँ पर आपका पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, और इस प्रकार से ये नीचे क्या होगा, ये सब चीजें सागर तली आ गई यहाँ पर, ठीक है, क्या आ गई, सागर तली आ गई, ठीक। अब ये आपका यहाँ पर पर्वत है तो नीचे तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से ये यहाँ पर आ जाएगा, गहराई तक जाएगा चूंकि पर्वत है। ये मान लो एक सीमा है किसकी, सियाल की, तीन भाग होते हैं, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है, ये सियाल, ये सीमा और ये निफे पता है, तो वो ऊपर वाली हो गई सियाल, ये हो गया सियाल, नीचे हो गई ये सीमा, ठीक है। अब जब यहाँ से ये अपरदित पदार्थ ऐसे बह के यहाँ समुद्र तली में आ जाते हैं, ये पदार्थ बह के यहाँ पे समुद्र तली में जब आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो हल्का होने भार क्या होने लगा, कम, यहाँ पर भार बढ़ने लगा, तो भार बढ़ने से यहाँ पर दबाव बढ़ने से क्या होगा, ये परत इस पर ध्वस्त हो जाएगी, नीचे धसक जाएगी, धसकने से ही उस मैग्मा स्तर में आ जाती है, मैग्मा स्तर मतलब जहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है सियाल के जस्ट नीचे, तो वहां पर ये आने से क्या हो गया, यहाँ पर ये आ गई, और जब यहाँ पर क्या हो गया, ढाल टाइप का है ना, ढाल कैसे ढाल है, क्योंकि ये यहाँ पर पर्वत है, गहराई तक जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, ढाल हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ढाल के कारण चूंकि अब यहाँ पर दबाव भी कम है, भार भी कम हो रहा है, तो ये चीज ऊपर उठेगी, क्या हो, चीज ऊपर उठेगी। और अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है तो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से क्या होगा, मैग्मा ऊपर एक तो ले जाएगा, वो क्रिया से, तो ये जो भारी पदार्थ यहाँ पे छेपित हो गया और ये मैग्मा में बदलकर यहाँ खिसकेगा, नीचे की ओर मंद गति से चलेगा और ये ऊपर उठ रहा है, तो इसलिए ये प्रक्रिया यहाँ से आके यहाँ से फिर से पुनः चलने लगती है। तो इस प्रकार ये संतुलन की अवस्था में पुनः आ जाते हैं। अपर्दन हुआ, नीचे यहाँ पे सागर तली में जमा होने लगी मिट्टी वगैरह कण, और यहाँ पर भार बढ़ रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, तो ये जब भार बढ़ेगा जो कम होगा, आप जैसे तराजू देखो, तराजू आप जानते ही होंगे, उदाहरण के तौर पर तराजू लो, तो तराजू में क्या होता है, दो पड़ले होते हैं, ठीक है, तो जब आप इस पर भार बढ़ाओगे तो ये नीचे जाएगा, और इस पर मान लो दोनों बराबर हैं, बराबर दोनों में कुछ भार रखा हुआ है, ठीक है, इसका भार इसमें रखोगे तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा जाएगा, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर है कि इसके पदार्थ हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे आके रख रहे हैं, तो यहाँ का जो भार वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भाग नीचे जाएगा और ये ऊपर उठेगा, तो इसी से भाग धसा इसका पदार्थ फिर इसमें पहुंच गया, फिर वो उठने लगा, फिर वो क्रिया हुई पर्दन की, फिर यहाँ पे फिर वो क्रिया एक प्रकार से चल रही है, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं पुनः। तो इस प्रकार से इस थ्योरी को उम्मीद है समझ आ गई होगी, थ्योरी की क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर आप दीजिए किस, अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्वेश्चनों के आंसर आपको देना बेहद जरूरी है। पढ़िए पहला क्वेश्चन, भू संतुलन का संबंध किससे है, सबसे पहला क्वेश्चन, भू संतुलन का संबंध किससे है। थ्योरियां समझ में आ गई होंगी, अब आंसर दो, कितना आपने पढ़ा, कितना सीखा, भू संतुलन का संबंध किससे है। चलो भाई पढ़ो तब तक, बताओ भाई आंसर। भू संतुलन का संबंध किससे है, गुरुत्वाकर्षण बल से, भूकंप की तीव्रता से, भूपटल और मेंटल के बीच संतुलन से, या ज्वालामुखी विस्फोट से। भू संतुलन कहाँ पे होगा, भूपटल और मेंटल के बीच संतुलन से ही तो होगा, ठीक है, अगर वहां पर असंतुलन की स्थिति रहेगी तो भू संतुलन ही नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। भू संतुलन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, बताओ भाई, भू संतुलन का सिद्धांत सबसे पहले किसने पारित किया था।
आप कमेंट में आंसर दीजिए, रिकॉर्डेड क्लास है तब भी आप आंसर अपने कमेंट में दीजिए। भू संतुलन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ हमको कितना आ रहा है। बताया था सबसे पहले डटन महोदय। डटन महोदय ने 1889 ईस्वी में अपना थ्योरी दी थी कि दोनों छतपूल तल पर क्या होते हैं, बराबर भार डालेंगे। वही प्राट महोदय की परिकल्पना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, एरी महोदय का सिद्धांत किस पर आधारित है? एरी महोदय पहले वाले, बताओ। घनत्व में परिवर्तन से है, मोटाई में परिवर्तन से है, तापमान में परिवर्तन से है, या गति में परिवर्तन से है? एरी महोदय का है, ध्यान में रखना। एरी महोदय का सिद्धांत किस पर आधारित है? घनत्व में परिवर्तन, मोटाई में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, या गति में परिवर्तन? ऑप्शन नंबर ए, घनत्व में परिवर्तन। दोनों का, चाहे प्राट महोदय का हो चाहे इनका। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, प्राट के अनुसार पृथ्वी की परतों में अंतर किस आधार पर है? प्राट महोदय के अनुसार पृथ्वी की जो परतें हैं उसमें अंतर किस पर आधारित है? मोटाई, घनत्व, ऊंचाई, तापमान? सीधा सीधा है, दोनों में अंतर किससे पाया जाएगा? घनत्व से। ठीक है। नेक्स्ट, आइसोस्टेसी को किससे जोड़ा जा सकता है? समुद्र की धाराओं से, टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से, तरल में ठोस वस्तु के तैरने से, वायुमंडल में दबाव से? बताइए, अपने आप को चेक कीजिए। आइसोस्टेसी को किससे जोड़ा जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऑप्शनल। आइसोस्टेसी को किससे जोड़ा जा सकता है? बताइए भाई, जल्दी बताइए। बताओ बताओ। आइसोस्टेसी किससे जोड़ा जा सकता है? समुद्र की धाराओं से नहीं जोड़ा जा सकता, उससे क्या मतलब है? ऑप्शन गलत हो गया। टेक्टोनिक प्लेट की गति से, अब गति यहाँ पर संतुलन की स्थिति में कोई भूमिका नहीं निभाएगी। वायुमंडल के दाब से, वायुमंडल के दाब यहाँ पे कहाँ आ गया? ये भी तो। तरल में ठोस वस्तु के तैरने से, चूंकि मैग्मा में पूरा लिथोस्फीयर तैर रहा है तो इसीलिए तरल में ठोस वस्तु के तैरने से इसमें संबंध रहेगा। नेक्स्ट है, पर्वतों के नीचे भूपर्पटी पतली होती है, नहीं होती है, मोटी होती है और गहराई तक फैली होती है, या सतह से जुड़ी नहीं होती है? का तो सबको पता होगा, मोटी होती है और गहराई तक फैली होती है। नेक्स्ट, आइसोस्टेसी असंतुलन का कारण क्या हो सकता है? मतलब जब असंतुलन की स्थिति होगी कैसे होगी? वर्षा से, बर्फबारी से, कटाव और जमाव से, वायुमंडलीय दबाव से? बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है। वर्षा प्रभावित कर सकती है, बर्फबारी कर सकती है, कटाव और जमाव। तो जहां पर जब एक ऑप्शन बिल्कुल आपको राइट लग रहा है तो वर्षा आप नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर ये होता कि इनमें से दो, तब आप ये वर्षा और ये दोनों लगा सकते थे, क्योंकि वर्षा से अपरदन होगा, प्रभावित करेगा। लेकिन जब कटाव और जमाव एक ही ऑप्शन पर टिक करना है तो ये वाला करेंगे। ठीक है। यदि कोई क्षेत्र भू संतुलन में नहीं है तो क्या परिणाम हो सकता है? कोई भू संतुलन में नहीं है कोई भी ऐसा क्षेत्र, तो परिणाम क्या होंगे? भूकंप आएगा, ऊंचाई में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा, या कोई प्रभाव नहीं होगा? बताओ। यदि कोई क्षेत्र भू संतुलन नहीं है, मतलब का संतुलन नहीं है, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? भूकंप आएगा, ऊंचाई में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव। तो सबसे अच्छी क्रिया भूकंप या ऊंचाई में परिवर्तन? बताओ भाई। क्या होगा ऐसा, या कोई प्रभाव नहीं होगा? जल्दी बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी के अंदर, तो इसके असंतुलन से इसके क्षेत्र में बदलाव आएगा। भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि भूकंप प्लेट टेक्टोनिक के सहारे आता है। ऊंचाई में परिवर्तन भी वही प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट, आइसोस्टैटिक अपलिफ्ट का अर्थ है? आइसोस्टैटिक अपलिफ्ट, अपलिफ्ट का मतलब
ऊपर उठना, समुद्र तल में गिरावट, स्थल का ऊपर उठना, भूचाल आना, ज्वालामुखी विस्फोट। अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठना, ठीक है, तो बी ऑप्शन। इस प्रकार से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा। दोनों संकल्पनाएं तैयार की प्रॉट और एरी महोदय की, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो आप तैयारी जिसमें करना चाहते हैं, जिसमें रुचि रखते हैं, वो आप संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पर भी हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप पेज को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब को पर भी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छे से मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। अगर मेहनत ईमानदारी से हो तो सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।